In our last period, we have completed the lesson quadrilateral, and I hope you all have solved the exercise. So in today's period, we will start a new lesson. The lesson after quadrilateral, that is areas of parallelogram and quadrilateral, has been removed by CBSE board. So we will not have to learn that. उस लेसन को लेने की भी जरूरत नहीं है, सिलेबस में आपके सिलेबस से उसको रिमूव कर दिया है. कौन सा लेसन? एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, उसको रिमूव कर दिया गया है आपके सिलेबस से. तो हम लोग अभी एक नेक्स्ट लेसन जो स्टार्ट करेंगे वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है. तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, ठीक. तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपको पहले तो सभी अलग अलग शेप्स समझ में आने चाहिए, है ना. इसके अंदर आपने 8 स्टैंडर्ड से लेके या फिर 5th 6th स्टैंडर्ड से भी आपने काफी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के रिलेटेड अलग अलग शेप्स को पढ़ा होगा. जैसे कि क्यूबॉइड होता है, क्यूब होता है ना. उसके बाद सिलेंडर, कोन, है ना. ये सारे अलग अलग शेप्स आपने समझे हैं. तो उसको मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ. उसके बाद में हम लोग जो है फिर लेसन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट जो शेप हमें यहाँ पे समझना है वो है क्यूबॉइड. तो ये जो आपको दिख रहा है ये हमारे हाथ में जो है ये है क्यूबॉइड, ठीक है. इसी तरह का कोई शेप आपका डस्टर होता है. आपके यहाँ पे कोई बॉक्स वगैरह जो हम लोग होते हैं वो बॉक्स भी हमारे क्यूबॉइड शेप के होते हैं. बुक्स क्यूबॉइडल शेप में होते हैं, है ना. काफी सारी चीजें आपको क्यूबॉइड के शेप में आपके घर के आजू बाजू में या घर के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है. तो ये हमारा जो शेप है ये क्यूबॉइड, ठीक है. अभी इससे रिलेटेड आपने काफी सारी चीजें समझे हैं. सबसे पहले तो उसमें होते हैं फेसेस. फेसेस क्या होते हैं? तो फेसेस समझो. फेस मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस. जैसे ये वाला एक फेस हो गया 1, देन 2, 3, 4, 5 एंड दिस वन इज 6. मतलब 6 फेसेस इस क्यूबॉइड के है ना. उसके बाद में इसमें एजेस कितनी होती है? तो एजेस मतलब ये एजेस होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देन 9, 10, 11 एंड 12. तो 12 इसमें क्या है? एजेस है. एजेस मतलब ये जहां पर दो सरफेस आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं उसको आप बोलते हो एजेस. कॉर्नर्स आपको पता ही है 1, 2, 3, 4 कॉर्नर, 5, 6, 7, 8 ये होते हैं इसके कॉर्नर, ठीक है. इसके बाद अगर इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें भी है जिनको हमें समझना है. जैसे एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है ना. तो सबसे पहले तो टोटल सरफेस एरिया बताता हूं मैं आपको. टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस कितने हैं इसके पास? 6 सरफेस है ना. अभी मैंने समझा आपको फेसेस वही सरफेस है हमारे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो 6 सरफेसेस है. उन सभी सरफेसेस का एरिया निकालना मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना, ठीक है. उनके कुछ फॉर्मूले आपके बुक में दिए हैं, उनको आपको लर्न करना है. उसका एप्लीकेशन हम यहाँ पे जब न्यूमेरिकल्स लेंगे उससे आपको समझ में आ जाएगा. तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है. बट अभी कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारी ये रूम है, आपके घर के अंदर आपका रूम कोई भी हो, हॉल है, बेडरूम है, कोई भी रूम है, तो उसका जो शेप होता है वो भी एक तरह से क्यूबॉइड की जैसे ही होता है. जैसे भी इस रूम में मैं खड़ा हूं तो ये भी एक क्यूबॉइड के शेप का ही रूम है, ठीक है. तो बहुत से बार क्या होता है वो आपको बताता है कि मुझे क्या करना है, इस घर को पेंटिंग करानी है, ठीक है. तो पेंटिंग करते समय हम लोग क्या पेंट करते हैं? अपने घर की दीवारों को पेंट करते हैं और सीलिंग को पेंट करते हैं. नीचे के फ्लोर को थोड़ी पेंट करते हैं हम लोग, है ना. तो उस केस में आपको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालने के लिए बोला जाता है ना. व्हाइट वॉशिंग का पेंट कॉस्ट निकालो, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो उसमें आपको टोटल सरफेस एरिया निकालने से कोई फायदा नहीं होगा. क्यों? क्योंकि आपको फ्लोर का एरिया तो चाहिए नहीं उसमें. तो आपको क्या करना पड़ता है, सभी चारों दीवारों का आपको एरिया निकालना होता है और ऊपर के सीलिंग का एरिया निकालना होता है, ठीक है. या फिर टोटल सरफेस एरिया निकाल लो और उसमें से फ्लोर के एरिया को माइनस कर दो और उसके बाद जो भी उसने कॉस्ट लगाया होगा 5 रुपीज पर फीट या फिर जो भी उसने कॉस्ट लगाया उस कॉस्ट के हिसाब से उसका रेट आपको मल्टीप्लाई करना होता है. आपके टोटल रूम का व्हाइट वॉशिंग करने का पूरा खर्चा वहां से निकल जाएगा. आया समझ में? तो इस तरह से कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जो एरिया के ऊपर बेस्ड है, जो हमें इस लेसन के अंदर समझना है. मतलब ये जो लेसन है ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में काफी ज्यादा यूजफुल लेसन है. इसके यूज आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में काफी ज्यादा कर सकते हो. घर के अंदर अलग अलग, जैसे घर में कभी टाइल बिठानी है आपके, है ना. तो टाइल बिठाते समय आपको उसकी जरूरत पड़ेगी. एरिया कैसे निकाला जाता है, फिर उसको कॉस्ट कैसे निकालेंगे, है ना. तो आप अपने पापा को या फिर घर पे भी जो बड़े हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा उतना अच्छे से, तो आप उनको थोड़ा सा यहाँ पे गाइड कर सकते हो या फिर उनकी हेल्प कर सकते हो. आया समझ में? तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेसन है हमारे लिए. ये तो हमारा पहला शेप हो गया जो है क्यूबॉइड.
इसके बाद एक और शेप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूब, ठीक है। तो ये वाला हमारा एक शेप है क्यूब। क्यूबॉइड और क्यूब में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों लगभग सेम ही है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि क्यूबॉइड की हर एक साइड अलग अलग हो सकती है, बट इसकी जो साइड्स है वो सभी साइड एकदम सेम है। आप देख पा रहे होंगे ये जो मेरे पास में क्यूब है, इस क्यूब के सभी 6 फेसेस जो हमने क्यूबॉइड के लिए देखे, क्यूबॉइड के पूरे 6 फेसेस सेम नहीं थे, उसके सिर्फ अपोजिट फेसेस जो थे वो सेम थे और बाकी फेसेस जो थे वो थोड़े से डिफरेंट है ना। बट क्यूब के केस में उसके सारे फेसेस एकदम सेम होते, मतलब 6 की 6 साइड इसकी एकदम सेम होगी, बाकी सब सेम ही है, एजेस कॉर्नर्स वो सब सेम ही है। ये हो गए हमारे 2 शेप्स। इसके बाद एक और शेप होता है जिसको बोला जाता है कोन। तो कोन तो आपके लिए कोई नया नहीं है, आइसक्रीम आपने बहुत लोगों ने खाई होगी, तो आइसक्रीम का जो ये शेप होता है बस उसी तरह का कोई शेप आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिसको बोला जाता है कोन, ठीक है। तो कोन के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। कोन जो है इसकी एक परपेंडिकुलर हाइट होती है। परपेंडिकुलर हाइट मतलब एकदम सीधी हाइट, ये टॉप से लेके तो एकदम बॉटम तक ये जो एकदम सीधी सीधी हाइट है उसको आप लोग बोलते हो एच या फिर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। और इस कोन के अंदर एक और हाइट आपको लेनी होती है, उसको बोला जाता है स्लैंट हाइट। कौन सी हाइट? स्लैंट हाइट। तो स्लैंट, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कोन के बारे में, है ना। तो ये जो है हमारे पास में शेप, ये है कोन। कोन के रिलेटेड आपको 2 हाइट देखने को मिलेगी क्वेश्चन के अंदर, तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि 2 तरह की हाइट होती है। पहली हाइट तो होती है परपेंडिकुलर हाइट, है ना। तो ये जो टॉप है, इस टॉप से लेके बॉटम तक का ये जो पूरा डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, मतलब सीधा डिस्टेंस, उसको आप बोलते हो परपेंडिकुलर हाइट। बट इसके अंदर एक टेढ़ी हाइट भी होती है जिसको हम लोग स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो ये जो है, ये जो डिस्टेंस आप लेते हो जो परपेंडिकुलर नहीं है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोला जाता है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। क्या बोलते हैं आप लोग इसको? स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या है? तो कोन का जो बेस है वो एक सर्कुलर शेप में है, दिख रहा है आपको। कोन का जो बेस होता है वो सर्कुलर शेप में होता है, तो हमेशा इसकी रेडियस वगैरह आपको दी रहेगी, जिनका यूज करके आप एरिया या फिर वॉल्यूम जो भी आपको निकालना है वो आप सामने फॉर्मूलेज आपको लर्न करने होंगे, उनका यूज करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो था मेरा, क्या बोल सकते हैं आप इसको, कोन। तो हमने यहाँ पे 2 शेप को, 3 शेप को समझ लिया। पहला था क्यूबॉइड, देन क्यूब एंड देन कोन। वन मोर शेप इज देयर, दैट इज द सिलेंडर। सिलेंडर आपने घर पे भी सिलेंडर देखा होगा, है ना। इस तरह का जो शेप होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर क्या होता है? तो पाइप देखा आपने घर पे, पानी मारने के लिए हम लोग जो पाइप यूज करते हैं वो सिलेंडर होता है, ठीक है। ये भी हमारा एक सिलेंडर है जिसमें अपर पोर्शन एक सर्कुलर शेप में है, जो नीचे का पोर्शन है वो भी सर्कुलर शेप में है, और ये एक रोलर के जैसा है, ठीक है। रोलर के जैसा आप इसको ऐसे रोल कर सकते हो, ये पूरा सर्कुलर शेप में है। तो इस तरह का जो शेप होता है इसको हम लोग बोलते हैं सिलेंडर। सिलेंडर में ये उसकी क्या है, लेंथ है, या फिर इसको आप हाइट भी बोल सकते हो, है ना। अगर मैं इस तरह से इसको ऐसे खड़े रखता हूँ वर्टिकल पोजीशन में, तो उस केस में ये उसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, सही है। और अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल केस में लेता हूं तो ये क्या है, उसकी लेंथ है ना। इस तरह से मतलब अलग अलग वर्ड यूज किया जाता है सिलेंडर के रिलेटेड। कभी कभी इसको हाइट बोल देगा तो कभी इसको लेंथ बोल देगा, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। और जो सर्कल हमारे पास में 2 है, इनकी तो रेडियस होंगी ही, है ना। तो इसके रिलेटेड भी कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे पास में है, कुछ फॉर्मूलेज है जिनको आपको लर्न करना है, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है लेसन की तरफ मूव ऑन करते हैं, और मैं यहाँ पे अभी डायरेक्टली हम लोग जो है एक्सरसाइज 13.1 में से कुछ न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, जिनको सॉल्व करके हम लोग देखेंगे, जिससे हमें एक्चुअल एप्लीकेशन इन सबका कैसे करना है वो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। इसके सभी फॉर्मूलेज जो है वो आपके बुक में दिए हैं, तो आपको वहां से उनको थोड़ा सा लर्न करना है। अभी मैं फॉर्मूलेज के ऊपर यहाँ पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि काफी सिलेबस हमारा बाकी है। तो एक बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड क्वाड्रिलैटरल वाला जो लेसन है वो लेसन आपके सिलेबस से रिमूव हो चुका है, तो उसको आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है डायरेक्ट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर बढ़ रहे हैं, और उसमें से हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज को देख रहे हैं 13.1। तो फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ किस तरह से सॉल्व करना है, तो समझ लेते हैं। अब प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, मेरे पास एक प्लास्टिक का बॉक्स है जिसकी लेंथ उसने दी है 1.5 मीटर, ठीक है। देन उसने क्या बोला, 1.25 मीटर वाइड, तो ये ब्रेथ है उसकी 1.25 मीटर वाइड,
एंड देन 65 सेंटीमीटर डीप, तो हाइट दी है उसने 65 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको सीधा दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि बाकी दो वैल्यू जो है मीटर में दी है और ये अकेली वैल्यू जो है सेंटीमीटर में दी है। तो सबसे पहला आपका वर्क क्या होगा, इसको कन्वर्ट करो मीटर में। तो 65 डिवाइड बाय 100 कर दोगे, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको मैं 100 से डिवाइड करता हूं, मेरा आंसर आएगा 0.65 मीटर। ठीक है, तो ये मुझे मिल चुका है मीटर में उसकी वैल्यू। ठीक है, देन उसके बाद उसने क्या बोला है, इट इज टू बी ओपन एट द टॉप। और ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स ऊपर से मुझे ओपन चाहिए, है ना। ये आपको समझ में आ रहा होगा। हमारा टिफिन बॉक्स वगैरह भी जो होता है वो भी इसी तरह की शेप का होता है, और जिसका अपर पोर्शन जो है एकदम खुला है, उसका ढक्कन मुझे नहीं लगाना है। इट इज टू बी ओपन एट द टॉप, इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक शीट, डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे उसने पूछा है इसका शीट का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, ये हमें पूछा है उसने क्वेश्चन में। एंड देन कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट, इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। तो यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर का एट द रेट क्या रेट लगाता है, वो लगाता है ₹20 लगाता है। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया वाला अगर आप निकालना चाहते हो तो उसका एरिया जो होता है वो आपका कितना होता है, वो होता है आपका ₹20 के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसका एरिया निकालने के लिए बोला गया है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, देखो इसका एरिया कैसे निकालोगे, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आप लोग शीट का एरिया निकालना है, तो क्या करोगे, देखो ये समझ लो मेरा टिफिन बॉक्स है, टिफिन बॉक्स या फिर जो भी उसने बोला है प्लास्टिक बॉक्स है। ये प्लास्टिक बॉक्स उसने बोला है कि ये तो मेरा पूरा है, मतलब ये तीनों साइड है और नीचे का बेस भी है, पर ऊपर का ढक्कन नहीं है। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पूरे पार्ट का एरिया निकालना होगा और बेस का एरिया निकालना होगा। समझ में आ रहा है आपको, और ऊपर के ढक्कन के एरिया को लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब मैं क्या कर सकता हूं, सीधा सीधा आप लोग क्या कर लो, दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लो इस पूरे बॉक्स का, मतलब पूरे बॉक्स का एरिया निकल जाएगा, और उसमें से ये ऊपर वाले सरफेस को माइनस कर दो, इस तरह से निकाल सकते हो। या फिर दूसरी मेथड जो है उसमें क्या करोगे, लैटरल सरफेस एरिया निकाल लो, मतलब ये वाला एरिया, ये जो है ना, इसका एरिया निकाल सकते हो आप, लैटरल सरफेस एरिया, और उसमें ये बेस का एरिया ऐड कर दो, है ना। तो दोनों तरीके से करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड वाला तरीका यूज करता हूँ, लैटरल सरफेस एरिया निकालता हूँ और उसमें एरिया ऑफ बेस को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो आप मुझे लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के। एरिया ऑफ शीट मुझे निकालना है, जो क्या होगा, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड प्लस क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ बेस। ठीक है, तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ क्या आना चाहिए, बताओ लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला। इस तरह का फॉर्मूला है क्या, 2h इन ब्रैकेट l प्लस b, 2h इन ब्रैकेट l प्लस b, ये फॉर्मूला है हमारा लैटरल सरफेस एरिया का। और एरिया ऑफ बेस क्या है, तो देखो थोड़ा सा, अगर आप किसी भी क्यूबॉइड की बात करो तो उसका बेस जो है वो एक रेक्टेंगल की शेप में होता है, दिख रहा होगा आपको, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ के फॉर्मूले से आप डायरेक्टली उसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, वैल्यूज को पुट अप करो, 2 इंटू एच की वैल्यू हमें गिवन है क्या, तो हाँ पता है कितनी है, 0.65 मीटर। देन लेंथ और ब्रेथ कितनी है, 1.5 प्लस 1.25, एंड देन फिर से लेंथ एंड ब्रेथ कितनी है, 1.5 इंटू 1.25। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। कैलकुलेशन कर पाओगे कि कैलकुलेशन बताना है, बता देता हूं। 0.65 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 65 इंटू 2 क्या होता है, 130 होता है ना। तो ये मैंने 130 लिख दिया, 2 अंकों के बाद पॉइंट देना है, तो मेरा पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए 1.30। कैलकुलेशन अगर कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आता है तो पूछ लेना। ठीक है, तो मैंने 0.65 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आया 1.30। देन यहाँ पे एडिशन कर दो इसकी, 1.5 में 1.25 कैसे ऐड करना है ये आपको समझ में आता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। इस तरह से आपको करना है, पॉइंट के नीचे बराबर पॉइंट आना चाहिए और बाकी नंबर बराबर इस तरह से लिखो, 5, 7 एंड 2। तो ये मेरा आ रहा है 2.75। देन 1.5 को 1.25 से मल्टीप्लाई करो,
1.25 को 1.5 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा उसको 3 डिजिट के बाद आपको पॉइंट देना है। तो मैं 15 से सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 15 5 75 बचे 7, 15 2 30 प्लस 7 कितने हुए 37 बचे 3, 15 1 15 प्लस 3 कितने हो गए 18। 3 डिजिट के बाद पॉइंट देना है, क्योंकि पॉइंट के बाद मेरे पास 3 डिजिट यहाँ पे अवेलेबल है। 3 डिजिट के बाद पॉइंट दे दोगे तो आंसर आएगा 1.875। ठीक है, ये मेरा आंसर आ रहा है 1.875। ठीक है, इनको अभी ये सब वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, उसको आप सिंपली अभी सॉल्व करोगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसमें 1.875 को ऐड करना है, तो आपका आंसर आना चाहिए 5.45 मीटर स्क्वायर। कितना आएगा 5.45 मीटर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो एरिया का यूनिट हमेशा आपका मीटर स्क्वायर में आता है। और उसने क्वेश्चन में बाद में बोला है कि हर मीटर स्क्वायर के लिए रेट 20 रुपीज का लगता है। तो मैं यहाँ पे इसकी टोटल कॉस्टिंग निकाल देता हूं। तो कॉस्टिंग क्या आएगी, टोटल एरिया मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट। तो 5.45 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आएगा 109 रुपीज। कितना आएगा 109 रुपीज, मतलब 109 रुपए का खर्चा आएगा आपको ये टिफिन बॉक्स या फिर जो भी प्लास्टिक का बॉक्स है उसको बनाने के लिए। तो आई होप आपको जो क्वेश्चन है वो समझ में आ चुका है। कोई टॉपिक है क्या जो आपको समझ में नहीं आया? हाँ, आकांक्षा भी बराबर 109 का ही आंसर आपका भी आया, सही है। जो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने सॉल्व किया समझ में आया आपको? कुछ डाउट है क्या? नहीं, ओके। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 13.1 में से फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जिसमें हमने टिफिन बॉक्स का या फिर जो भी प्लास्टिक बॉक्स था उसका एरिया कैसे निकालना है, अगर उसमें ढक्कन नहीं है तो फिर कैसे करना है, उसी दोनों तरह के क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप हो गए। उसके बाद जो एरिया निकलता है उसका कॉस्टिंग कैसे निकालना है वो भी हमने यहाँ पे समझ लिया। अभी एक आध क्वेश्चन और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ताकि फिर आप बाकी क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले लेता हूँ। अभी एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 वाला ले लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 6 ले लेता हूँ। यहाँ पे ग्रीन हाउस वाला थोड़ा सा अलग दिख रहा है क्वेश्चन। ठीक है, जो मैं वीडियो यहाँ पे बाद में अपलोड करता हूँ उसमें से भी आप स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेने हैं तो लेके रख सकते हो, ताकि उसको बाद में आपको लिखने के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाए। यहाँ पे हम लोग लिखने के लिए टाइम नहीं दे सकते, तो आपको वो स्क्रीनशॉट लेके रखना है बराबर। बाद में फिर आप वहां से देख के उसको राइट डाउन कर सकते हो। अभी एक क्वेश्चन समझाता हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज उसने डिफिकल्ट यूज की है, बाकी क्वेश्चन आपका सिंपल ही है। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कवर अप कर दूंगा, तो बाकी बचे हुए 6 क्वेश्चन जो है आप घर पे ट्राई कर सकते हो इजीली। तो उसने क्या बोला, अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स। उसने क्या बोला, एक छोटा सा मतलब एक छोटा सा घर आपको तैयार करना है, ग्रीन हाउस तैयार करना है जो हर्बेरियम से बनता है, और वो पूरा ग्लास से बनाना है हमको, इंक्लूडिंग बेस। उसका बेस भी ग्लास का है। देखो ये उसने क्लियरली आपको मेंशन किया है ना, मतलब आपको पूरा एरिया लेना होगा, अभी टोटल सरफेस एरिया लेना होगा, क्योंकि बेस भी उसने इंक्लूड किया है। ऐसे ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन के ऊपर। टुगेदर विद द टेप इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो लेंथ हमें गिवन है, लेंथ है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेथ उसने दी है हमें, कितनी है 25 सेंटीमीटर। एंड देन हाइट या फिर डेप्थ जो भी वो बोलेगा वो हमें दिया है 25 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास। तो ग्लास का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ग्लास आपको यहां पर पूछा हुआ है उसने। एंड देन हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। और सभी 12 एजेस के लिए आपको कितना आप बोल सकते हो टेप रिक्वायर्ड होगा। टेप रिक्वायर्ड फॉर ऑल 12 एजेस। हमने पढ़ा था क्यूबॉइड के अंदर 12 एजेस होते हैं, तो उन सभी 12 एजेस के लिए कितना आपको लगने वाला है टेप, वो भी उसने पूछा है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन काफी सिंपल है। उसने बोला कि टोटल ग्लास कितना रिक्वायर्ड होगा, तो हमारे पास क्या बोलते हम लोग, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, किसी को पता है क्या? हाँ, 2LB प्लस BH प्लस HL, ये हमारे पास फॉर्मूला है
इसके अंदर वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे तो आपका सामने का आंसर जो निकल के आ जाएगा। ठीक है, लिखता हूं मैं वैल्यूज कैसे लिखना है, देखो 2 इन ब्रैकेट L इंटू बी। तो L की वैल्यू हमारे पास है 30, ब्रेथ की वैल्यू है 25, देन फिर से बी की वैल्यू कितनी है 25 एंड हाइट है हमारे पास 25, देन लास्ट है HL तो वो है 25 मल्टीप्लाइड बाय 30। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करना है थोड़ा ध्यान दो, जिनको नहीं समझ में आता। पहले तो क्या करो, ये बीच में प्लस का जो साइन दिख रहा है उसको कभी भी गलती से भी प्लस नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करना है, नहीं तो आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा। तो 25 3 कितने हो गए 75 और ये जीरो मैंने उसके सामने लगा दिया। 25 तो आपको आंसर पता ही होगा 625, 25 का स्क्वायर लिखा है मैंने। फिर से वही 25 3 75 और उसके ऊपर जीरो लगा दिया। ठीक है, अभी क्या करोगे, पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, बोर्ड मास थ्योरम हम लोग यूज करते हैं। बोर्ड बी मतलब ब्रैकेट, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो इन सभी की एडिशन करो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो आएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है क्या, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकला आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है कि आपको लेंथ निकाल के दिखानी है टेप की। ठीक है, आपको लेंथ निकालनी है टेप की, तो टेप कितना लगेगा वो अपने पास हमें यहाँ पे लिखाना है। देख तो एरिया ऑफ टेप रिक्वायर्ड, यहाँ पे टेप रिक्वायर्ड ये हमें निकालना है। तो टेप अगर आप निकालना चाहते हो तो देखो थोड़ा सा क्यूबॉइड के शेप को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये मेरे पास में एक क्यूबॉइड है, उसने क्या बोला कि ये क्यूबॉइड के लिए हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस, सभी 12 एजेस के लिए कितना टेप लगेगा ऐसा उसने पूछा है हमारे पास। ठीक है, तो ये देखो ये कितनी एज है, यहाँ पे 2 एजेस सेम वाली एजेस में यहाँ पे थोड़ा सा गिनता हूं पहले। तो देखो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एज है ये कितनी है 4 है। ठीक है, उसके बाद ये वाली एज को देखो 1 2 3 एंड 4, ये भी एजेस 4 है, और ये भी एजेस देखो ये भी कितनी है 1 2 3 एंड 4। समझ में आई, तो मेरे पास 3 अलग अलग टाइप की एजेस है और सभी की क्वांटिटी कितनी है 4 है। मतलब मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी तैयार कर रहा हूं यहाँ पर टेप रिक्वायर्ड का, तो 4 इन ब्रैकेट क्या होगा, लेंथ कितनी बार लेनी है 4 बार, तो मैं लिखता हूं लेंथ प्लस ब्रेथ कितनी बार लेनी है वो भी 4 बार, और हाइट कितनी बार लेनी है वो भी 4 टाइम्स। तो मेरा जो टेप रिक्वायर्ड का फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आ रहा है वो क्या है 4 इन ब्रैकेट L प्लस B प्लस H। अभी ऐसा मैंने क्यों लिया, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देखो लेंथ कितनी बार आ रही है एजेस के अंदर, एक 1 एज, सेकंड एज, 3 एज एंड 4 एज। सभी एजेस कैसी है, लेंथ है ना, लंबाई, वो मैंने यहाँ पे लिखी 4L। ब्रेथ को देखो, देखो ये आपकी ब्रेथ है। ठीक है, ये वाली ये कितनी बार है 1 2 3 एंड 4, मतलब मैं यहाँ पे इसको 4L प्लस 4B प्लस 4H ऐसे भी लिख सकता था, बट मैंने सीधा सीधा 4 को कॉमन निकाल दिया। हाइट कितनी बार आ रही है देखो 1 2 3 4, तो हाइट भी हमारी 4 टाइम्स वहां पे आती है, और इसीलिए मैंने टेप रिक्वायर्ड की जगह पे लिखा है 4 इन ब्रैकेट L प्लस B प्लस H। तो क्वेश्चन तो एकदम सिंपल सा था, बट थोड़ा सा ट्रिकी उसको बना दिया था टेप रिक्वायर्ड निकालने के लिए पूछ के। तो आपको इस तरह से थोड़ा सा दिमाग इन क्वेश्चंस में लगाना होता है। अभी वैल्यूज पुटअप करो, लेंथ की वैल्यू है 30, ब्रेथ है हमारे पास 25 एंड हाइट भी हमारे पास है 25। तो कितना हो गया ये 25 प्लस 25 50 प्लस 30 हो गया 80। तो 80 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8 4 जा 32, मतलब 320। ये क्या है, सिर्फ लेंथ है। तो लेंथ को हम लोग मेजर करते हो किसमें, मीटर या फिर सेंटीमीटर में। सभी वैल्यू सेंटीमीटर में दी है, तो इसका आंसर भी आपका सेंटीमीटर में ही आना चाहिए। और जो आंसर मेरा निकल के आ रहा है वो रहा है 320 सेंटीमीटर। सही है क्या, आएगा सभी का 320 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर जब बाद में आप लोग के लिए वीडियो अपलोड हो जाएगा वहां से भी आप इनको राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप जो न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे लिया है वो आपको समझ में आ चुका है, और आप लोग जो है बाकी बचे हुए न्यूमेरिकल्स जो आपकी 13.1 एक्सरसाइज है, इसमें टोटल 8 न्यूमेरिकल दिए हैं, तो 8 में से 2 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके कवर कर लिए हैं। तो कैसे आपको ब्रेन यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वो मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा दिया। अभी बाकी बचे हुए 6 न्यूमेरिकल आप लोग ट्राई करके देखो, और अगर उसमें कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे बता सकते हो।
ताकि मैं उसको नेक्स्ट पीरियड के अंदर यहाँ पर कवर अप कर लूं। और अगर आपके कोई भी डाउट्स मुझे नहीं आते हैं तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली एक्सरसाइज 13.2 पे मूव ऑन कर जाऊंगा। तो ये आपकी जवाबदारी बनती है कि अगर आपको 13.1 में कोई भी न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कांटेक्ट करो, ठीक है।